हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी उसका एक पार्ट करने वाला हूँ, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसके अंदर क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड लिबरलाइजेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लिबर्टी। ये जो वर्ड है लिबरलाइजेशन, ये लिबर्टी से ड्राइव किया गया है और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी, विच मीन्स फ्रीडम। लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स freedom freedom of the producing units from direct and physical controls imposed by the government। 1991 से पहले प्रोड्यूसिंग यूनिट्स मतलब फैक्ट्रीज कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जो मैंने पिछले टॉपिक्स में कवर भी की है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना, लिबरलाइजेशन मतलब कंपनियों को आज़ादी देना। जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको ख़त्म करना या थोड़ा कम कर देना। दीज कंट्रोल्स इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो सरकार ने जो कंट्रोल्स लगाए थे उसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के भाई लाइसेंस के बगैर काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद प्राइस कंट्रोल, सरकार प्राइसेस पे कंट्रोल रखती थी कि इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकते। और फाइनेंशियल कंट्रोल के कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा नहीं आएगा, एफडीआई आ सकती है नहीं आ सकती। इंपोर्ट लाइसेंसेज, अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करवाना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेने पड़ते थे और रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के बाहर से कितनी करेंसी ला सकते हो या ले जा सकते हो, उसके ऊपर भी 100 तरीके के कंट्रोल्स थे। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, दीज कंट्रोल्स क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द इकोनॉमी। इन कंट्रोल्स की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और प्रोडक्शन सफ़र कर रही थी। सच कंट्रोल्स रिजल्टेड इन करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। इससे करप्शन होती थी। आपको पता है कि जब सरकार रिस्ट्रिक्ट कर देती काफ़ी ज़्यादा, 100 तरह के रूल्स रेगुलेशन लगा देती है, तो होता क्या है, पैसे खा के तो काम कर ही लेती है। तो इससे करप्शन बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रही थी। जिन लोगों के पास पैसे थे वो तो रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और जिनके पास पैसे नहीं थे वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे थे। अनड्यू डिलेज, अब आपको पता है रेड टेपिज्म एक वर्ड है, उसमें क्या होता है कि एक दफ्तर से फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तीसरे टेबल परमिशन लिखने में मिलने में ही 6-6 साल लग जाते थे। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी, इससे इनएफिशिएंसी भी बढ़ जाती थी। काम स्लो हो जाएगा तो इनएफिशिएंसी ही होगी। नेक्स्ट, ग्रेटर रिलायंस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो लिबरलाइजेशन अब कहती है कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो, बजाय इसके कि सरकार डायरेक्टली इंटरवीन करे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए। नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या थे। इट इन्वॉल्व्स डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डी रेगुलेट कर दिया गया, मतलब जो उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल या किसी भी टाइप का कंट्रोल लगाया गया था उसको पहले से बहुत कम कर दिया गया। इट इंक्लूड्स नंबर 1, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस। इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, ख़त्म मतलब 100% ख़त्म नहीं, मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ों में ख़त्म किया गया और कौन कौन सी चीज़ों में ख़त्म नहीं किया गया। पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स। इन फैक्ट्रीज़ को छोड़ के जो लीकर बनाती हैं या सिगरेट बनाती हैं या फिर डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती हैं या एक्सप्लोजिव्स के कोई सामान बनाती हैं या डेंजरस केमिकल्स बनाती हैं, इन फैक्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब में लाइसेंस के प्रोविजंस बहुत आसान कर दिए गए। ठीक है, तो एबोल्यूशन ऑफ जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम है वो किया गया। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको फुल्ली या पार्शली प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। तो पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज वर रिड्यूस्ड टू 8 फ्रॉम 17। 1991 से पहले 17 कंपनियां थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर चला रहा था, उसके बाद उसको कम करके 8 कर दिया गया। फर्दर 2000 के बाद जब फर्दर आया इसकी वैल्यू 2 रह गई। वो कौन सी है, एटॉमिक एंड रेलवेज। अब सिर्फ एटॉमिक एंड रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आने वाले टाइम पे शायद ये भी प्राइवेटाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो प्रोडक्शन एरियाज हैं वो डी रिजर्व कर दिए। 1991 से पहले गवर्नमेंट कहती थी कि ये फलां फलां काम स्मॉल सेक्टर करेगा और फलां फलां काम लार्ज सेक्टर करेगा। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। यहाँ मैं पेन का हल्का सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक टाइप का पेन आता है, ये वाला पेन, तो मैं ये वाले पेन से लिखा हुआ है तो मुझे मज़ा आया, तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा इस पेन से जो मेरी हैंड राइटिंग है वो देख के। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। प्रोडक्शन एरियाज़ को डी रिजर्व कर दिया गया। मैं फिर से इसको रीड करता हूँ। मैनी प्रोडक्शन एरियाज़ विच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको एसएसआई कहते हैं, वर डी रिजर्व्ड। जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व रखे गए थे कि ये फलां फलां काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी, अब उनको डी रिजर्व कर दिया गया और कह दिया भाई जिसने जो बनाना है बनाओ। तो इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज
वर अलाउड टू डिटर्मिन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या क्या माल बनाना है ये मार्केट बताएगी, ना कि अब गवर्नमेंट बताएगी कि क्या आपने सामान बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया गया। 1991 से पहले अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, प्लांट का साइज़ बढ़ाना है, कोई नई मशीन लगानी है, तो आपको गवर्नमेंट की वो लेनी पड़ती थी परमिशन, मगर अब 1991 के बाद कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिखा हुआ प्रायर टू 1991 प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक्ड विद द लाइसेंस, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट कह रहे अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है या नई मशीन्स लगानी है तो हमसे लाइसेंस लीजिए। बट अब क्या हुआ, 1991 के बाद फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप आराम से बढ़ा सकते हो, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज आता है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, हमें कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में फ्रीडम दे दी। पहले क्या होता था, बाहर से मशीनें लाने में 100 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी, और जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी आप खुद सोचिए उतनी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, और आम कंपनी सोचेगी मैं इतना झमेले में क्यों पढ़ूँ और क्यों मशीन लेके आऊँ, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी, ताकि बाहर से मशीनें ला सकें और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, अच्छी हो जाए पहले से। लिबरल इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ, ये जो नो हाउ वर्ड है ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड है। टेक्निकल नॉलेज मतलब टेक्निकल मशीनें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो टेक्नोलॉजी आप बाहर से ला सकते हो, तो लिबरल इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। टेक्निकल नो हाउ में जितनी भी नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट मशीन्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट था ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था आपका, मैं पीछे जाता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ, ये सारा का सारा रिलेटेड था आपके रिफॉर्म्स, किधर गया पेज, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को छोड़ के दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब जो मैं करने लगा हूँ वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने क्या किया लिबरलाइजेशन के अंदर, इट इंक्लूड्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आ जाता है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग को NBFIs भी कह देते हैं, या स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है वगैरह वगैरह। इसमें क्या क्या चेंजेस लाए, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला, लिबरलाइजेशन शिफ्टेड द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले RBI रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, मतलब रूल्स रेगुलेशन बना के उनको एनफोर्स करने की कोशिश करती थी। ठीक है, अब RBI का क्या काम है, फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेट करेगी। अगर कोई नई कंपनी आना चाहती है, नया बैंक आना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट करेगी। ठीक है, रेगुलेटर इज अ हार्श वर्ड एंड फैसिलिटेटर इज वेरी गुड वर्ड, लिबरल वर्ड। ठीक है, तो उसने पहले कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, अब कंट्रोल नहीं करती, अब फैसिलिटेट करती है। अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन आना चाहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी भी मतलब इंडिकेटर्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो RBI का रोल चेंज हो गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। नंबर 2, एज अ रेगुलेटर RBI यूज टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर देती थी और बैंक अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते थे फॉर द कमर्शियल बैंक्स, बट नाउ एज अ फैसिलिटेटर RBI वुड ओनली फैसिलिटेट फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। पहले फिक्स कर देते थे कि FD का रेट ये होगा, लोन का रेट ये होगा, मगर अब क्या है, अब वो फैसिलिटेटर है, वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट पे छोड़ देती है कि भाई इतना इतना रेट होना चाहिए, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट उस हिसाब से निकालती है कि आप अपनी मर्जी से उसको, मतलब बैंक्स जो हैं अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जानना है और ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी जाननी है तो आप मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ नंबर वाइज सर्च करें, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज अलाउड। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज अलाउड किए गए FIIs टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जो FIIs हैं वो बाहर से आके इंडिया की शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको अलाउ किया गया। अब फाइनेंशियल के बाद फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या क्या लाया गया, इट रेफर्स टू द रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में थोड़ी सेटिंग की गई, सेटिंग मतलब रिफॉर्म्स लाए गए। क्या क्या किया गया, प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर वॉज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स। जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत मुश्किल था, कॉम्प्लेक्स था, और लोग ज़्यादातर टैक्स इवेजन कर लेते थे। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, शो ही नहीं करते थे कि हमारा टैक्स है, कि भाई कौन भरेगा, इतनी टेंशन हो जाती। तो इसमें क्या हुआ, फेयरिंग हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफ्टन इवेट टैक्स। तो हैवी बर्डन था इसलिए लोग ज़्यादातर टैक्स को इवेट कर देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इसको थोड़ा मॉडरेट, आसान बना दिया गया है। ठीक है,
दिस हैज़ रेज्ड द टैक्स कंप्लायंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जब टैक्स के सिस्टम को बहुत आसान बना दिया गया तो अब ज़्यादा लोग टैक्स भरते हैं, क्योंकि टैक्स भरना बहुत आसान है और काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स फॉरेक्स रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो फॉरेक्स रिफॉर्म्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज। इसमें सबसे पहले डीवैल्यूएशन की गई। फॉर एग्जांपल $1 ₹50 का है, तो अब $1 को ₹60 का कर दिया गया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गया। डीवैल्यू किस लिए किया गया? क्योंकि हम बाहर से लोन ले रहे थे, और जब लोन लेंगे तो मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो डीवैल्यू तो करना ही पड़ता है। ऊपर से कंडीशंस भी थी कि हम डीवैल्यू करेंगे। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी विजा विज, मतलब एज कम्पेयर टू डॉलर एंड पाउंड एटसेट्रा। फिर डीवैल्यूएशन लेड टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स। अब डीवैल्यूएशन हो तो गए, मगर इससे हमारे क्या बढ़ गए? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्स होता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। अब हमारी चीज़ें ज़्यादा सस्ती हो गई। पहले जो फॉरेनर्स आते थे $1 में, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹50 का सामान खरीदते थे, अब 60 का खरीदेंगे तो वो ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा सामान आएगा वो उतना ज़्यादा इंडिया से और ज़्यादा खरीदेंगे। एंड इट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडियन इकॉनमी। इसकी वजह से इंडियन इकॉनमी में जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो बढ़ गई। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है एक्सचेंज रेट वॉज लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट। मतलब एक्सचेंज रेट को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि डिमांड सप्लाई तय करेगी। मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, एक तो होता है कंट्रोल्ड सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे ज़्यादातर कहते हैं कि चाइना अपनी करेंसी को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम नहीं। फ्री प्ले ऑफ मार्केट के ऊपर छोड़ देना कि डिमांड सप्लाई तय करेंगी कि हमारी करेंसी का रेट क्या है। फॉरेन नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज बाय रिड्यूसिंग टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो 1991 से पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। मैं गलती बोल गया, माफ़ करना। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, उसको थोड़ा कम किया गया ताकि फॉरेन ट्रेड को एनकरेज किया जा सके। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले क्या होता था? 1991 से पहले गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी होती थी स्पेसिफिक कंपनीज़ को। ठीक है, प्रोटेक्शन दी होती थी कि बाहर से ये फ़लाँ फ़लाँ कंपनीज़ नहीं आ सकती, और ये फ़लाँ फ़लाँ कंपनी सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में भी होंगी। उस चीज़ को ख़त्म किया गया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे छोड़ दिया इकॉनमी को कि जो कंपनी फिट होएगी वो सर्वाइव कर जाएगी, बाकी जाएँ अपना, बंद होती हैं तो बंद हुए। सरकार ने यही कहा था 1991 में। नेक्स्ट, सेलियंट फीचर्स, मतलब इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं ट्रेड पॉलिसी के आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो मैंने ये एक टाइप का ये अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी कंक्लूजन ये बनता है, ये वाले पॉइंट्स का। ठीक है, तो कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंपोर्ट कोटास हैव बीन अबॉलिश्ड। जो भी इंपोर्ट कोटास थे कि आप फलां फलां क्वांटिटी या फलां फलां वॉल्यूम या फलां फलां रुपए से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैज़ बीन अबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर फ्यू गुड्स। आप कुछ भी इंपोर्ट करा सकते हो, बट वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करा सकते जिस पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। मगर 1991 से पहले तो सब कुछ ही इंपोर्ट कराने में तकरीबन फुल रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज़। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड सर्विसेज के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती हैं उसको कम किया गया। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बिन विड्रॉन टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, पहले हम एक्सपोर्ट जो करते थे 91 से पहले, उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ लगती थी, टैरिफ्स लगते थे, उसको कम किया गया ताकि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल सस्ते में बिके और कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़े। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट विद ग्लोबल मार्केट। तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी के साथ जुड़ गई और बहुत अच्छा ट्रेड होने लग गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।